हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है ये मुझे मेरे भाई ने भेजा है, वो भी अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। तो आई डोंट नो उसने कहाँ से ढूंढा है ये, बट चैप्टर वाइज इसमें है। ये तो फर्स्ट अभी उसने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल का भेजा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर दिख रहा है मुझे, तो प्रैक्टिस सेट्स भी हैं इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं। होपफुली आई एम डिपेंडिंग ऑन हिम कि वही मुझे ऐसे क्वेश्चंस भेजे चैप्टर वाइज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहले क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो इज वॉट एवर विच इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। और वन को हटा दो, वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये तो हो ही नहीं, ये नहीं है, ठीक है, इसको नहीं बोलते। इसके अलावा जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, जो नेचुरल नंबर्स आपके प्राइम नहीं हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका सिर्फ या तो वन और या तो वो खुद, वो नंबर खुद अब उसका फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर अगर सोचे तो क्या हो जाएगा? टू डिजिट स्मॉलेस्ट इज 10, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? 1, 2, 5 एंड 10। इसके 1 और 10 के अलावा इसके दो और फैक्टर्स हैं। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अभी आप कंपोजिट नंबर का मतलब तो समझ गए। और एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आप सोचे तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, जैसे 1, 2, 3, ये तो तीनों ही प्राइम, सॉरी 1 नहीं, 2, 3 प्राइम है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप सोचे तो क्या होगा? 4। ये कैसे? 1, 2 और 4, ये 1 और 4 के अलावा इसके 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो 1, 2, 4। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 निकालना है, ठीक है। तो अगर या तो आप इस तरीके का जो हम लोग बचपन में करते थे, ऐसा करो, 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज़ 20, ऐसे करो। या तो जैसे एग्ज़ाम में शायद इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे? 4 को लिखोगे आप 2 स्क्वायर, है ना। और 10 को आप क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी द, यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट मल्टीपल है आपका 2 का स्क्वायर इंटू, दोनों में से देखो हाईएस्ट मल्टीपल 2 स्क्वायर है, इंटू 5 टू द पावर 1। ये हो जाएगा 4 इंटू 5 विच इज़ 20। दिस इज़ योर एलसीएम। यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने टिक करके रखा है ऑप्शन वाले को, पर मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था मैंने वही लगा दिया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज a equal to x cube into y square and b equal to x into y cube and x and y are prime numbers, ठीक है। then HCF of a and b, HCF of a and b, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं HCF? जैसे x क्यूब और y स्क्वायर है और x और y क्यूब है, तो हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब और x, इसका हाईएस्ट कैसा फैक्टर जो होगा, ये क्या होगा? x, मतलब इसके डिग्री जो होता है वो लोएस्ट उसमें लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो हाईएस्ट। तो x इसका फैक्टर है, x भी इसका भी फैक्टर है, ठीक है। अब ऐसे सोचो, a जो है x क्यूब है इंटू वाई स्क्वायर है, b जो है x है और y क्यूब है। अब x टू द पावर 1 जो है ना, इसका भी फैक्टर है, x पावर 1 इसका फैक्टर भी है, बट x क्यूब a का फैक्टर है बट b का फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको नहीं ले सकते। आपको क्या लेना होगा? x का पावर में 1 इंटू वाई स्क्वायर, और वाई क्यूब में क्या होगा? वाई स्क्वायर, दोनों का फैक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप लोएस्ट डिग्री होता है ना, उसको लेते हो, ठीक है। और एलसीएम में हमने क्या किया था? एलसीएम में जो हाईएस्ट डिग्री था ना, वो कंसिडर किया था, बिकॉज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना था वहाँ पे, और यहाँ पे फैक्टर ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, समझ गए? दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements is not true? Sum of two irrational numbers is always irrational. Sum of two irrational numbers is always irrational. अब देखिए, एक irrational number है 3 √3 प्लस दूसरा है √5 which is
इरेशनल, है ना। बट अगर हम लेते हैं √3 और दूसरा नंबर ले लें -√3, तो ये क्या हो जाएगा, 0, विच इज़ रैशनल। ठीक है, तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ट्रू, नो, ये गलत है। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक रैशनल नंबर है √2, दूसरा रैशनल नंबर है √5 विच इज़ √10, इरेशनल। ठीक है, लेकिन अगर वही यहाँ पे √2 इंटू 0, 0 इज़ रैशनल नंबर, तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है ना। 0 हमेशा, जब भी दूसरा नंबर 0 होगा तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं, ये गलत है। इट कैन बी रैशनल व्हेन द अदर नंबर इज 0। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, ये शायद उस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे, तो यहाँ पे ये बी भी रॉन्ग है। ठीक है, अब सी पे देखते हैं, सम ऑफ एन इरेशनल एंड अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब एक रैशनल नंबर 2, दूसरा इरेशनल नंबर √3, तो ये तो हमेशा ही इरेशनल होगा, इसमें कोई सेकेंड ऑप्शन ही हमेशा इरेशनल होगा। आप चलिए देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ज़ीरो भी कंसिडर कर लें, √3 और 0, तो भी √3 विच इज़ इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। अब अभी बताया था मैंने, √2 इंटू √5 करेंगे तो √10 विच इज़ इरेशनल, बट वहीं पे अगर आप √2 इंटू √2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर विच इज़ रैशनल। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल, ये भी सही है। तो दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे रॉन्ग आ रहे हैं, ए और बी दोनों, शायद क्वेश्चन में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। Suraj was teaching counting from 1 to 10 to his sister who is a kindergarten student. Suddenly a question came to his mind. Are there any numbers that are divisible by all the numbers from 1 to 10, both inclusive? मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 to 10 सारे ही नंबर से डिविजिबल होगा, जिसमें 1 और 10 भी इंक्लूडेड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक नंबर से ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे डिविजिबल, बट आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो नंबर है ना, वो 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, डॉट 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 10 का भी मल्टीपल है, और स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही हुआ ना, वो नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 1 to 10 का, एलसीएम बेसिकली। तो 1 को क्या 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे 1 से, ये 2 3 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, 5 को 5 6 को 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में डिवाइड कर इसको फैक्टराइज करते हैं ना, 7 को क्या लिखोगे 7, 8 इज़ 2 क्यूब, 9 इज़ 3 स्क्वायर एंड 10 इज़ 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कंसिडर करते हैं। यहाँ 1, इसका 2 का डिग्री 1, 3 का 1, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 आप लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 1, 2 का डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या था 2 क्यूब इंटू 3 का डिग्री 1 है, 3 का डिग्री 1 है, 3 का डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। फिर 5 का डिग्री 1 है, 5 का डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, मतलब कॉमन, और 7 का डिग्री 1, तो ये भी हो गया। तो ये क्या हो गया 2 क्यूब 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, तो 8 5 ज़ 40 इंटू 9 7 ज़ 63, तो 4 3 ज़ 12 2 1 6 4 24 1 25 2 5 2 0, दिस इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक से डिविजिबल होगा, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट। अभी आप इंटू 2 कर दो इसमें, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा हर एक से, फिर इंटू 3 कर दो, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो गए, है ना, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, बट दिस इज़ द लोएस्ट नंबर। तो बेसिकली इसका एलसीएम निकालने को आपको बोला था, एंड ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जैसे कि आप देख सकते हो मार्क भी ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 7 8 0, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से x इंटू वाई,
दो नंबर से एक्स वाई, उसके प्रोडक्ट है 5780 एंड HCF इज 17, ठीक है। देन देयर LCM इज 340। LCM क्या होगा? ये एक फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM जो होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो दोनों नंबर, जिन दो नंबर एक्स एंड वाई का जो HCF है एंड एक्स एंड वाई का जो LCM है, उनका आप प्रोडक्ट करोगे वो उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 17 इंटू LCM इज इक्वल टू 5780। That implies LCM equal to 5780 divided by 17। अब सोचो 17 3 ज़ा 51, 68, 17 4 ज़ा 68, 340, ठीक है। तो LCM is 340 which is already given, so assertion is correct। ये तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग रीज़न के देखते हैं। रीज़न क्या दिया उन्होंने? HCF is always a factor of LCM। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। लेट्स से जैसे 4 है और 12 है, इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों को ही डिवाइड करे वो क्या होगा? 4। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM क्या होगा? जो इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो, वो क्या होगा? 12 ही है। ये 12 का मल्टीपल 12 और 4 का 12, ठीक है। LCM इज 12, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि HCF क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका जो मल्टीपल हो और इसका जो मल्टीपल वो उसको भी डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। सो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये तो सही है, ठीक है। बट यहाँ पर जो रीज़न इन्होंने दिया है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब रीज़न करेक्ट है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 1 6 0 0। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है, ठीक है। तो इसके ऐसे लिखना शुरू करते हैं। मैं तो ऐसे लिखती हूँ, 2 से शुरू करो, ये हो जाएगा 10800। अभी जब तक ये 2 से जाएगा ना, मैं इसको 2 से ही डिवाइड करती जाऊँगी ताकि ईजी हो जाए। फिर 2 से ये 1350, फिर 2 6 7 5। अभी ये हो गया। अभी 3 पे जाते हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 7 5 12 6 18 8 1 9, 9 इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 ये हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। अभी फिर से देखिए 5 2 7 2 9, ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा। 75 स्टिल इट इज़ डिविजिबल बाई 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, दिस इज़ 5। सो ये कम्प्लीटली क्या हो गया? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इंटू 3 1 2 3 टाइम्स 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आप देखें तो क्या है? 5 + 3 + 2 विच इज़ 10। तो 10 इज़ द आंसर, ठीक है। दिस आंसर क्या है? आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। पहले ना इस चीज़ को आप समझिए, इनके लिखने के तरीके को। LCM को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि वो इस अगर वो A एंड B दो नंबर्स हैं तो वो A का भी मल्टीपल होगा, B टाइम्स A हो सकता है, और B का भी मल्टीपल वो Q टाइम्स A भी हो सकता है, B हो सकता है, ठीक है। Q टाइम्स B हो सकता है, और ये दोनों जो ना आपस में बराबर होगा, तभी वो कॉमन मल्टीपल बना ना, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ना, इसको A डिवाइड भी करेगा, और इस नंबर दोनों बराबर है, इस नंबर को ना A और B दोनों डिवाइड करेंगे, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, कोई रिमाइंडर नहीं है यहाँ पे, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ A एंड B। समझ रहे हो? और अगर वही HCF की बात करते हैं तो ये क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस नंबर ने ना A एंड B दो नंबर्स हैं,
तो जो भी ये नंबर होगा, मान लो ये p एक नंबर है, तो p ने ना a को भी डिवाइड करना है कम्प्लीटली, मतलब a का वैल्यू क्या है, p टाइम्स सम रैंडम कोशेंट r प्लस जीरो रिमाइंडर आएगा, मतलब p जो है ना a को भी डिवाइड करेगा, और b अगर है ना तो p फिर कोई रैंडम वेरिएबल कोशेंट s प्लस जीरो, ये इन दोनों को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। बट p इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है a और b के साथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर which can divide both a and b, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट लिखिए एक तरह से इसको, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बोला, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब एलसीएम निकालना है आपको बेसिकली, है ना। 306 का तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 1 5 3, अभी 3 1 4 5 9, तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है, दिस इज 51, सो 3 17 टाइम्स में, सो बेसिकली दिस इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, 306 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं ब्लू से लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 306 इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, अभी इसका एलसीएम किसका निकालना है, दूसरा 657, 657 का एलसीएम निकालो, 7 5 12 6 18 8 1 9, सो 3 से इसका 3 3 2 3 1 9 9 2 11 1 12 2 1 3, ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है 73 टाइम्स, अब 73 इज़ अ प्राइम नंबर, तो अभी आगे नहीं जाएगा, तो फिर 657 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर इंटू 73, अब आप इसका एलसीएम सोचो क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, एलसीएम विल बी इक्वल टू कॉमन हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 का हाईएस्ट डिग्री इज़ 1, 3 का स्क्वायर इंटू 17 का 1, 73 का 3, 73। अभी यही अगर आप HCF करते तो क्या होता, आप जो हाई लोएस्ट फैक्टर का जो डिग्री होता है ना वो ढूंढते हैं, मतलब 2 इसमें है 1 इसमें 0 है, तो 2 का 0 हो जाएगा, मतलब नहीं होगा 2 बेसिकली, 3 दोनों में स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 17 इसमें 1 है इसमें नहीं है, तो ओबियसली 17 का 0 मतलब नहीं होगा, 73 का 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 1, 9 इज़ द HCF, है ना। दोनों को जो कम्प्लीटली लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे इज़ 9। अभी एलसीएम का निकालना है ना, तो एलसीएम का आंसर क्या है यहाँ पे, एलसीएम इज़ 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 17 इंटू 73 करते हैं पहले, 7 3 ज़ा 21 1 2 कॉमन, ठीक है, फिर 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 1 ज़ा 3, 49 प्लस 3 इज़ 52 प्लस 2 इज़ 54, 5 यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 इज़ 12, ठीक है, इंटू 9 इंटू 2, ऐसे ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना इज़ ईजियर, तो 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 3 9 2 ज़ा 18 3 21 2 9 1 ज़ा 9 2 11 इंटू 2, दिस इज़ 9 2 ज़ा 18 8 1 6 2 12 1 13 3 1 2 1 ज़ा 2 1 3 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 3 3 8, ये है कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेसिकली द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़, on a morning walk 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब minimum distance कितना चलेंगे ताकि ये जो है ना ये complete steps चले, जितना भी चले, मान लेते हैं कि ये p steps चलता है, ठीक है, ये वाला बंदा 40 सेंटीमीटर तो 40p, ठीक है, ये q स्टेप्स चलता है, लेट्स से मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखती हूँ और यहाँ पे उसका मल्टीपल ऐसे लिखती हूँ आपको, ये स्टेप्स है और ये कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा उसने चलने से ना, ठीक है, ये मान लेते हैं p स्टेप्स चलता है तो कितना 40p सेंटीमीटर्स कवर करेगा, लेट्स से ये q स्टेप्स चलता है तो ये कितना होगा 42q सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एंड दिस इज़ r, तो 45r सेंटीमीटर्स चलेगा,
तो ये क्या है, ये टोटल ये अपना अपना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये जो है ना सब लोग सेम डिस्टेंस कवर करें। मतलब 40p शुड बी इक्वल टू 42q शुड बी इक्वल टू 45r। अब आप समझ रहे हो सेम चीज़ है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फिर 40 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 20, फिर 2 इंटू 10, फिर 2 इंटू 5, ठीक है। फिर 42 को लिखना हुआ तो 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर 45 हुआ तो 3 15 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अब ऐसे सोचो 2 20 2 10 2 5, फिर सेम 2 21, फिर 3 7, है ना। फिर यहाँ पे 45 हुआ तो 3 15 3 5, ऐसे ही हुआ ना। तो ये रफ वर्क है आपका, ये रफ वर्क है, ठीक है। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो लेते हैं। तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हाईएस्ट डिग्री 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 क्यूब इज़ द हाईएस्ट डिग्री तीनों में से, ठीक है। फिर 3 का देखिए तो इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे। फिर 5 का दोनों में 1 है, तो 5 एक बार लेंगे और फिर 7 लेंगे। तो हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो मैं लिखूँ तो 8 5 is 40 इंटू 9 7 63 विच इज़ 2520 centimeters, which is basically 25.20 meters, है ना। तो this the minimum distance that they should cover is 25.20 meters, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट √3 is irrational, prove that 5 plus 2 √3 is irrational। ये आपको प्रूव करना है, ये है प्रूव दैट। तो ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का अजीबोगरीब, तो सीधा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, नहीं मैं मानता ही नहीं कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो आप सीधा बोलो कि नहीं, अज्यूमिंग 5 plus 2 √3 इज रैशनल, मेरे हिसाब से ये रैशनल है, ठीक है। दैट मीन्स 5 plus 2 √3 जो होगा ना वो कोई लेट्स से कोई रैशनल नंबर p है। अब 2 √3 क्या हो जाएगा, p माइनस 5 होगा। अब डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स क्या है, इज रैशनल, है ना। इरेशनल तो हो नहीं सकता ये। दैट इम्प्लाइज √3 क्या हो जाएगा, मानते हैं क्यू है, तो √3 इक्वल्स टू क्या, q/2 विच इज़ ऑल्सो रैशनल, है ना। यहाँ पे p माइनस 5 इज रैशनल, लेट्स से ये भी रैशनल हो गया विच इज़ इक्वल टू q, ये भी रैशनल, क्यों, डिविजन बाई 2। अब एक रैशनल नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, 2 ऑफ अ रैशनल नंबर इज रैशनल। एक कोई भी रैशनल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी रैशनल हो जाएगा, ठीक है। thus √3 इज रैशनल। हाउएवर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गिवन इन क्वेश्चन दैट √3 इज इरेशनल, ये पहले बोल दिया उन्होंने, which is contradictory, good। our assumption that 5 plus 2 √3 is rational is wrong, मतलब मैंने गलत assumption लिया, hence 5 plus 2 √3 is irrational, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आए ना, इसका यही मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। √3 को रैशनल प्रूफ करना है तो भी आपको ऐसे ही प्रूफ करना है कि √3 को आप रैशनल मान लो, फिर उसको p/q के टर्म्स में लिखो, फिर उसको दिखाओ कि कॉमन फैक्टर आ जाता है, या फिर इस टाइप का जैसा भी हो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो a इज़ 2 to the power r इंटू 3 to the power p इंटू 5 to the power q, b इज़ 2 to the power p इंटू 3 to the power r इंटू 5 to the power p, फिर से p है ना, हाँ।
C is 2 to the power q into 3 to the power q into 5 to the power p. अब सच दैट p इज लेस देन q इज लेस देन r, ये लिख दिया इन्होंने, सच दैट, ठीक है, एंड p q r आर नेचुरल नंबर्स, p q r ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स a b एंड c विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30। सेम, लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स a b एंड c विदाउट लिविंग, मतलब HCF, ठीक है, HCF इज 30। अब आप ऐसे सोचो, HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते, ABC, देख के क्या लग रहा है आपको, जो कि लोएस्ट डिग्री हो तीनों में, क्या लोएस्ट डिग्री है, 2 टू द पावर r, 2 टू द पावर p और 2 टू द पावर q, क्या है लोएस्ट, p इज लोएस्ट, 2 टू द पावर p हो जाएगा लोएस्ट, इनटू 3 का क्या है, सेम p, और 5 का क्या है, p q p, तो 2 टू द पावर p, ये मतलब क्या है, 2 3 6 5 30 टू द पावर p, विच इज इक्वल टू, इन्होंने क्या बोलता है, 30। दैट इम्प्लाइज p का वैल्यू तो आपका आ गया 1, p आपने निकाल लिया यहाँ से, फर्स्ट स्टेटमेंट से p आ गया, इक्वेशन 1 मान लो इसको। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ a b एंड c इज 5402। ये बोल रहा है कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है 5402, जिसको आप a से डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशंट आता है, 2 रिमाइंडर बचता है। सिमिलरली b से करो और c से करो डिवाइड, ठीक है, तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप 2 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो, मान लो आप 5402 में से ना 2 हटा दो, तो क्या बचेगा 5400। तो अगर हम 5400 को a से डिवाइड करें, सेम b से डिवाइड करें और c से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो आपने दो माइनस कर दिया, तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, 0 हो गया, है ना। आप समझिए, जैसे अगर 14 है, हम बोल रहे हैं कि 14 को आप 4 से डिवाइड करो, 14 को 4 से डिवाइड करो ना, तो रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। तो अब अगर 14 में से हम 4 को माइनस कर दें 12, तो ऑब्वियसली ना 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, उसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब 5400 वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि a b और c तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। वो क्या मतलब हुआ, वो LCM हो गया, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय a b एंड c। तो LCM ऑफ a b एंड c इज 5400, ये दिया आपको इन्होंने, है ना। तो अब सोचो LCM क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा, मतलब 2 टू द पावर r इंटू 3 टू द पावर r इंटू 5 टू द पावर q, विच इज़ इक्वल टू 5400, इन्होंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए q और r के टर्म्स में, अब बोलो कैसे सॉल्व करना है। ये क्या है, 6 टू द पावर r इंटू 5 टू द पावर q लिखा है, विच इज़ इक्वल टू 5400। अब आप 6 और 5 के टर्म्स में 5400 को भी ब्रेक कर सकते हो ना, ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा 5400। चलो इसको प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2700, 2 1350, 2 675, ठीक है। 3 से पहले करते हैं, 6 के टर्म्स में लाना, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, तो 7 5 12 6 18, 3 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली ये 3, ठीक है, फिर 3 75, फिर 3 25, और ये फिर 5 5, तो ये क्या बन गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, 2 3 6 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। क्या ये दिख रहा है आपको, 6 टू द पावर r इंटू 5 टू द पावर q इज इक्वल टू 6 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, समझ गए। दैट इम्प्लाइज r का वैल्यू 3, q का वैल्यू 2, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या पता चल गया, p इज़ 1, q इज़ 2, r इज़ 3। ये सॉल्व हो गया आपका। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा, पी क्यू आर पूछा नहीं, ए बी सी पूछा, तो a का वैल्यू क्या है, a इज़ 2 क्यूब इंटू 3 to the power 1 into 5 square, 2 cube 8 into 25 is 200। b क्या है, 2 to the power 1 into 3 का पावर क्यूब into 5 1, मतलब 3 क्यूब is 27, 5 to the 10, तो 3 क्यूब 27 270। c is 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 9 इंटू 5 4 is 20, 9 is 180। So ABC, A is 200,
B is 270 and C is 180. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करती हूँ, कभी मिस्टेक हो जाए तो आप कॉमेंट में बता देना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है. ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11. क्या लिखा है? रमन इज होस्टिंग न्यू ईयर पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स. ही वांट्स टू परचेज सम ईटेबल्स लाइक पैटीज एंड बन्स फॉर मेकिंग बर्गर्स, सम टॉल्स एंड some shining papers and glitter papers for decorating his house. When he reaches the store, he finds that patties come in a pack of 6. तो पैटीज़ का क्या है? पैक ऑफ 6, मतलब 6 के मल्टीपल्स में ही आप खरीद सकते हो. ठीक है, बंस जो हैं वो आते हैं पैक ऑफ 8. ठीक है, मोर ओवर नो स्मॉल टॉल्स आर अवेलेबल एंड द ओनली साइज अवेलेबल इज 16 मीटर इंटू 20 मीटर. अब टॉल का भी स्मॉल टॉल्स नहीं है, टॉल का साइज़ क्या है? 16 मीटर इंटू 20 मीटर. ठीक है, फिर क्या है? द शाइनी पेपर कम्स इन लेंथ ऑफ 36 इंचेस. शाइनी पेपर का भी एक रोल अगर आप देखें तो 36 इंच का एक रोल आ रहा है. ठीक है, और ग्लिटर पेपर कैसा है? ग्लिटर पेपर का भी 40 इंच का जो है पूरा रोल है. ठीक है, अब फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ टॉवल. पहले तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए जो है आपका, ए न्यूमेरिक एरिया ऑफ टॉवल. एरिया ऑफ टॉवल पहले निकालेंगे. एरिया ऑफ टॉवल क्या है? 16 इंटू 20 मीटर स्क्वायर विच इज़ 320 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज 320. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320 क्या हो जाएगा? 320 इक्वल्स टू, आप कैसे करते हैं? 2 ये 160 टाइम्स, फिर 280 240 220 210 25. ये क्या हो गया? 2 to the power 6 इंटू 5. 320 इक्वल्स टू 2 to the power 6 इंटू 5. ऐसे आप, ये आपका सोल्यूशन हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. बी इज assuming one patty is required for one bun, what is the smallest number of packs of each Raman must buy so that no patty or bun is left out. है ना, तो सेम, अगर एक पैटी के साथ एक बन जाएगा, दैट मीन्स आपको कॉमन मल्टीपल निकालना होगा पैटीज़ का और बंस का, ताकि आप दोनों ही एक, कुछ भी लेफ्ट ओवर ना रहे. तो कॉमन मल्टीपल ऑफ, आप समझो 6 का एक पैक है और 8 का एक पैक है, तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? इसको तो आप नॉर्मली लिख सकते हो ना. 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3. 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2. तो एलसीएम ऑफ 6 and 8 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू 3. इसका हाईएस्ट डिग्री दोनों में से क्या है? 2 क्यूब है और 3. 2 क्यूब इज 8 3 24. सो एलसीएम ऑफ 6 and 8 मतलब 24 पैटीज़ और 24 बंस रहेंगे, तो कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा. मतलब पैक्स ऑफ पैटीज़, कितने पैटीज़ के पैक्स खरीदने पड़ेंगे उसको? एक पैक में कितना है? 6 है ना, तो 24/6 4 पैक्स. और पैक्स ऑफ बंस कितने खरीदने पड़ेंगे? 24/8 3 पैक्स. ठीक है, आप समझ के क्या पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच आपने बता दिया. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ शाइनी पेपर एंड ग्लिटर पेपर नीड टू बी कट इनटू इक्वल साइज्ड पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ विदाउट वेस्टेज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस एंड हाउ मेनी पीसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच रोल. मतलब मैक्सिमम लेंथ के पीसेस से आपको शाइनी और ग्लिटर दोनों को काटना है. मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों को कम्प्लीटली डिविजिबल करता है एंड शुड बी हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट नंबर जो कि दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो कौन सा नंबर है? तो बस HCF हो गया. तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ दोनों का लेंथ कितना है? एक का लेंथ है 36, एक का लेंथ है 36, एक का लेंथ है 40, है ना. तो इन दोनों को दिखाओ. तो 36 को क्या लिखेंगे? 2 18 2 9 3 3. तो 36 हमारा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. एंड 40, अगर 40 लिखे तो 42 20 2 10 2 5. तो 40 क्या है? 2 क्यूब इंटू 5. तो HCF क्या हो जाएगा? जो लोएस्ट डिग्री है 2 स्क्वायर इंटू इन दोनों का लोएस्ट डिग्री 3 स्क्वायर और 5 है क्या? नहीं. तो 3 to the power 0 और 5 to the power 0, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा 4. 4 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब जो 40 इंच वाला जो रोल था उसको भी आप
4 इंचेस में काटोगे, 4 इंचेस, और जो 36 इंच वाला रोल था उसको भी आप 4 इंचेस में ही काटोगे, तब आपके क्या होंगे, वो कंप्लीटली कट जाएंगे, और है ना, कंप्लीटली कट जाएंगे और कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, है ना, समझ गए। तो फिर ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस इज 4 इंचेस, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीसेस कैन बी obtained फ्रॉम ईच रोल, मतलब जो शाइनी पेपर है उसमें से कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 4, 9, एंड जो ग्लिटर पेपर है उसमें से कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10, ठीक है, इतने पीसेस आएंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ स्क्वायर टॉवल हैज़ टू बी कट फ्रॉम द पीस ऑफ स्मॉल टॉवल, then find the minimum number of towels that can be cut so that there is no wastage, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स आपको कट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स। इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो डायमेंशन होगा, टॉवल का जो डायमेंशन होना चाहिए, दैट शुड बी हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट डायमेंशन होना चाहिए उस टॉवल का, तभी मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स कट होंगे। अब आप सोचो, इधर 16 मीटर है लेट से, और ये लेंथ जो है ये 20 मीटर की है, ठीक है। तो आप दोनों साइड से कितना मैक्सिमम, दोनों साइड से आप मैक्सिमम कितना लेंथ का टॉवल कट करोगे, दोनों इधर का साइज और इधर का साइज कितना मैक्सिमम ले सकते हो, ताकि जो मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स बने और वेस्टेज भी ना हो। दैट मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे, विच इज़ HCF ऑफ 16, 20। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो 16 और 20 का HCF निकालो, तो 16 इज़ 2 to the power 4 एंड 20 क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 5, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 तो चला गया, 2 स्क्वायर मतलब 4 इज योर HCF। इसको आप ऐसे भी HCF निकाल सकते हो ना, जब कैलकुलेशन करना इतना करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन में क्या है, 16 और 20, ये 1, ये 16, ये 4, ये 16, सो दिस इज़ योर HCF। ऐसे भी होता है, बट ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 इज़ योर HCF। तो इसका अगर आप ऐसे सोचो, यहाँ पे भी देख लो, तो ये यहाँ पे देख लो, ये 4, ये बेसिकली यहाँ पे 4 बार 4 आएगा ना, और यहाँ पे 5 बार 4 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये कम्प्लीटली कट हो जाएगा, और ये कितने टॉवल्स बन जाएंगे, 4 इंटू 5, 20 टॉवल्स, स्मॉल टॉवल्स आप बना सकते हो, तो ये कम्प्लीटली कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स दैट कैन बी कट सो दैट देयर इज नो वेस्टेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स इज कितना हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ टॉवल्स इज, इधर से 4, इधर से 5, 4 इंटू 5 दैट इज 20 टॉवल्स, है ना। अब आप ऐसे सोचो कि इसको अगर दूसरी तरह से बनाना हो तो इसका एरिया कितना था बड़े वाले टॉवल का, 16 इंटू 20 मीटर स्क्वायर। छोटे टॉवल का एरिया ऑफ स्मॉल टॉवल वाज दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर टॉवल कितना है, 4 इंटू 4 विच इज़ 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ टॉवल्स कितने बन गए, 16 इंटू 20 अपॉन 16, 20। यहाँ से भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस अब पॉलिनोमियल्स पे आ गए हम। पॉलिनोमियल्स का ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब आप इसमें ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को है, जैसे कि इसको पहले तो आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप सोचो, इसमें जो x क्यूब, इसका डिग्री क्या होगा, पहले तो x का डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा यहाँ पे 1 1 1 3, तो x क्यूब 3 क्यूब, मतलब इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो ये 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, विच मीन्स कि इसके 3 ज़ीरोस तो होंगे ही, भले वो रियल हो, इमेजिनरी हो, इक्वल हो, रियल एंड इक्वल हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, जो भी हो, बट इसके 3 ज़ीरोस होने ही हैं, ठीक है। उसके बाद
ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ट्रैवल करेगा, है ना। तो कैसे होगा, अगर आप सोचो कि अगर एक्स क्यूब है ना, अगर आप एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर आप एक्स का वैल्यू और ये एक्स क्यूब का वैल्यू है, तो पॉलिनोमियल का स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी से। एक्स अगर प्लस इन्फिनिटी पुट करते हो तो पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी से। तो ग्राफ के अगर सोचो तो अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी था तो वाई का टर्म भी माइनस इन्फिनिटी होगा। एक्स अगर प्लस इन्फिनिटी था तो वाई का टर्म भी प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये ग्राफ जो है ना, ये यहाँ से चल के यहाँ तक कहीं तो जाएगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। इस क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड से स्टार्ट होकर फर्स्ट तक जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि अगर यहाँ पे ये टर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो एक्स क्यूब बन रहा है उसके पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं, है ना। अगर आप सोचो कि एक टर्म होता एक्स माइनस वन और 2 - x, तो यहाँ जो एक्स क्यूब होता वो क्या होता, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये माइनस एक्स क्यूब बनता, है ना। मल्टीप्लाई करके अगर आप देखना चाहो तो भी देख सकते हो, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2 - x। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, अगर x का ही मल्टीप्लिकेशन लेते हैं क्योंकि भाई एक्स क्यूब से मतलब है ना, x का लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस x प्लस 2x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2। तो ये एक्स क्यूब वाला जो टर्म क्या आया, माइनस एक्स क्यूब आया ना, नेगेटिव हो गया, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया। विच मीन्स अगर आप x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो y जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करो तो y जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी हो गया। समझ रहे हो। तो ये जो कर्व स्टार्ट होगा ना, ये यहाँ से शुरू होगा कहीं से और यहाँ तक जाएगा, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर करेगा। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो, उसमें फर्स्ट केस आप चेक कर सकते हो कि जो एक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट क्या है, क्या वो प्लस कोई है या वो माइनस एक्स क्यूब है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, क्या वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और वो प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ग्राफ का नेचर बताता है, ठीक है, नेचर ऑफ ग्राफ यहाँ से। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहला तो इससे चेक करते हैं हम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, एक्स का कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसका जो एक्स क्यूब होगा उसका कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ जाना चाहिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब कौन सा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, ये देखो आप, ए नहीं जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बी जा रहा है, सी एंड डी जा रहा है। मतलब ए तो पहले ही देख लो, नॉट एन ऑप्शन, ये तो इनकरेक्ट हो ही गया आपका, ए तो कभी सही नहीं हो सकता, ए गलत है। नेक्स्ट केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या करते हैं ना, केस 2 में आपको चेक करना चाहिए कि जीरोस क्या हैं, जीरोस कैसे हैं इसके, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 है ना, तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे। ये तो पहले देखो, ये इक्वल जीरो मतलब 1 और -2, एक जीरो -2 है और दो जीरोस जो है ना 1 के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो ये एक तो -2 और 2 1 के ऊपर है। तो ग्राफ में चेक करो कि क्या -2 और 1 पे जीरोज हैं। ए को तो चेक नहीं करेंगे, बी को देखते हैं, -2 पे है 1 पे है, करेक्ट, ठीक है। सी को देखते हैं, -2 पे 1 पे, करेक्ट। डी को -2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, मतलब डी इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। अब आपका टाई है बिटवीन क्या, बी एंड सी। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब आप देखो केस 3, मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ज़ीरोज़। अगर जो ज़ीरोज़ है ना, अगर वो ऑड टर्म्स हैं, ऑड मल्टीपल्स में हैं, ठीक है, मान लो अगर वो डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हैं तब तो फिर वो अलग अलग पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा। पर अगर वो डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ नहीं है, अगर वो ऑड मल्टीपल्स हैं तो ग्राफ जो है ना वो क्रॉस करेगा एक्सिस को, ग्राफ क्रॉसेस दी एक्सिस, ठीक है। और अगर वो इवन मल्टीपल्स हैं तो ग्राफ टचेस द एक्सिस, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, -2 का क्या है, -2 ऑड मल्टीपल, 1
इवन मल्टीपल, 2 बार है 1, है ना, x-1 x-1 2 बार है, तो ऑब्वियसली 1 पे ग्राफ सिर्फ टच करेगा, -2 पे ग्राफ क्रॉस करेगा। तो बी और सी में चेक करो, -2 पे क्या बी में क्या क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, गलत है। सी में -2 पे क्रॉस कर रहा है, यस। 1 पे टच कर रहा है, यस। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका और क्या है, आप और कैसे चेक कर सकते हो, आप x इक्वल टू 0 पे जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू चेक कर सकते हो, क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। लेट्स से केस, ये 4th केस देख लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 इज -1 स्क्वायर इंटू 2 विच इज़ पॉजिटिव। तो कौन से ग्राफ पे x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव होना चाहिए, ए में नेगेटिव था, बी में नेगेटिव, सी में पॉजिटिव, डी में नेगेटिव। तो ये तो एकदम ऐसा है कि सीधा सीधा आपको बता रहा है कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। बट ये हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है सब में ये पॉजिटिव आ जाए, तो ये, लेकिन आप इससे भी एक चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ होता है, एक हम देखते हैं, अगर केस 5 देखते हैं, ठीक है। अगर आपके डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, लेट्स से आपके ज़ीरोज़ थे 1 -2 एंड 3, तो आप इसको ना ऐसे एक्सिस बना के देख सकते हो, मतलब यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ऐसे ही कुछ होगा ना। अगर आपका x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप ऐसे कर्व बनाओ, यहाँ पे एक 0 है, ग्राफ यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर ऐसे बनाओ, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर ऐसे बनाओ और फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनाओ। मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा ग्राफ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये ग्राफ क्या, ये -∞ से +∞ जा रही है, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव था और डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, मतलब ये अगर एक्सिस पे ये ग्राफ बन रहा है, ये -2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कि मतलब कहीं ऐसे इस टाइप का वो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा दिखाई देगा। सिमिलरली अगर x³ का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता, x³ का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता, तो ये जो ग्राफ आपको दिखता, ये -2, ये 1 और ये 3, ये आपको ऐसा दिखाई देता। यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? तो लेट्स से कि आपने एक कर्व लिया, x+2 x-1 x-3 है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें क्या ज़ीरोज़ आ गए, -2 1 और 3 पे। अब आप सोचो 3 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 3 लो, तो x-3 जो है वो पॉजिटिव बनेगा, x-1 ये भी पॉजिटिव बनेगा, x+2 ये भी पॉजिटिव बनेगा। मतलब ग्राफ क्या है, पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव बनाया मैंने, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, है ना। अब लेस देन 3 है, तो जो x-3 वाला टर्म था वो नेगेटिव हो जाएगा, x-1 वाला टर्म क्या है, 1 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x+2 वाला टर्म क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने दिखाया नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली वो वैल्यू जो है वो -2 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो x+2 कोई भी टर्म जो -2 से बड़ा हो, मतलब लेट्स से -1, तो -1 + 2 क्या है, 1 हो जाएगा। -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो पर 1 से छोटा ले लो, 0, ठीक है, तो 0 + 2 2, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव बन गया। x-1 1 से तो छोटा है, तो ऑब्वियसली 0, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 1 से छोटा है तो 3 से भी छोटा होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या टर्म बना, पॉजिटिव टर्म, जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि इन दोनों के बीच में ग्राफ पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली अगर वो वैल्यू -2 से भी छोटा हो जाए, तो x+2, अगर -2 से छोटा वैल्यू कोई लोगे -4, तो -4 + 2 इज -2 विच इज़ नेगेटिव, x-1 -4 - 1 नेगेटिव, x-3 -4 - 3 -7 विच इज़ नेगेटिव। मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव विच इज़ नेगेटिव। तो वो वैल्यू जो होगा यहाँ पे ग्राफ जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे बन रहा है, ये इस टाइप से कैलकुलेट होकर हो रहा है। बट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में अपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, -2 1 3, और अगर वो x³ का
पॉजिटिव कोएफिशिएंट का कर्व है तो यहाँ से कर्व बना लो ऐसे करके, अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट का कर्व है तो ऐसे बना लो, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट जीरोस के लिए काम करता है, मतलब ये काम तो रियल इक्वल के लिए भी करेगा बट वहाँ बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, डिस्टिंक्ट के लिए सही से काम करता है। आप इसको आराम से यहाँ से बनाकर आप ग्राफ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 केसेस बता दिए ग्राफ का सोल्यूशन निकालने का, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। 4x+9 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, x का डिग्री 1 ही है यहाँ पे। 8x² + x-7 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, ये भी करेक्ट है। जो डिग्री क्या होता है वो हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट जो आपका एक्सपोनेंट होता है ऑफ x, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, है ना, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x का डिग्री 2 है यहाँ पे, ठीक है, सही है। c का वैल्यू क्या है, x³ + √3 ऑफ √3 इंटू √x, x भी रूट में है, +9 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3। नहीं, अभी ये गलत है। जो पॉलिनोमियल होता है ना उसका हर एक डिग्री जो होता है वो एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो पावर होना चाहिए x का वो इंटीजर में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x का पावर हाफ है, तो ये गलत है, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये गलत है, सी इज़ रॉन्ग। फिर हुआ 3x⁴ - 5x³ + 2x² - 8x + 1 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 8x + 1 then the value of 1/alpha + 1/beta minus alpha beta is 7. Alpha and beta are 0, मतलब alpha plus beta is minus b/a which is 8. Alpha into beta is c/a which is 1, ठीक है। Now 1/alpha + 1/beta minus alpha beta is equal to alpha plus beta by alpha beta, LCM ले लिया, minus alpha beta. Alpha plus beta is 8, alpha by beta is 1, alpha beta is 1, that is 8 - 1 7 आ गया, which is correct. So assertion is correct, assertion is correct. Reason क्या दिया उन्होंने, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax² + bx + c a not equal to 0, then alpha plus beta is minus b/a c and alpha beta is c/a, which is correct. So both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. So option A is correct, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 1, then show that alpha plus beta equal to 1/alpha plus 1/beta. Alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 1. Alpha and beta इसके zeros हैं x² - 1 के, ठीक है। तो alpha plus beta क्या हो जाएगा, इसको आप अगर आप सोचो ax² + bx + c के टर्म्स में लिखो तो ये क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -1 है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a विच इज़ 0, अल्फा इंटू बीटा इज c/a विच इज़ -1, ठीक है। तो नाउ आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 0, 1/alpha + 1/beta, तो ये क्या हो गया, 1/alpha + 1/beta इज 1 अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा विच इज़ 0/-1, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/alpha + 1/beta, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हो। इक्वेशन 1 and 2 से आपको पता चला दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/alpha + 1/beta, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, which says if the zeros of the polynomials x² + px + q are double the value to the zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, find the values of p and q. p and q का वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं उसका डबल है इसका ज़ीरोज़ ना, ठीक है। तो अभी पहले इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं, 2x² - 5x + 3, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2x² - 6x + x - 3, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं सिंपली, ठीक है। तो 2x कॉमन, दिस इज x - 3 + 1 कॉमन x - 3, तो x - 3 आ गया और यहाँ पे 2x + 1 आ गया, तो ये
इसको क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ क्या आ गया, ज़ीरोज़ आर एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू -हाफ आ गए। ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कॉन्सेप्ट बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। इधर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, और आप एक्स का वैल्यू डायरेक्टली -b + -√b²-4ac/2a इस मेथड से भी कर सकते हो। तो ये -b क्या है, -(-5) इज़ +5 + (√b² इज़ 25 -4ac 4 2 8 3 is 24 डिवाइडेड बाय -4 + 24 divided by 4 which is 5 + -7/4 5 7 12 by 4 3 और -2/4 is -हाफ। यहाँ से भी आंसर आ सकता है, एनी मेथड इज़ ओके एज लॉन्ग एज आपका आंसर करेक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन्होंने बोला कि ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज़ ऑफ x² + px + q विल बी 6 एंड -1 होंगे ना, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तो 6 + -1 इज़ 6 - 1 दैट इज़ 5 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 6 इंटू -1 विच इज़ -6, ठीक है। तो 10 पी का वैल्यू क्या है, पी आप ऐसे सोचो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -p दैट इम्प्लाइज p इज़ -5, है ना, 5 का ऑपोजिट, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ q दैट मीन्स q इज़ -6। तो ये जो इक्वेशन बन गया, ये क्या बनेगा, x² - 5x - 6, ये आपका पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन ही, द पॉलिनोमियल जो है वो ये है, ठीक है। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो डबल हैं कि नहीं पिछले वाले इक्वेशन से, तो आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स से कि p यहाँ पे क्या, x² - 5x - 6 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट इम्प्लाइज माइनस करके 6 लाना है, तो x² - 6x + x - 6 = 0, दैट इम्प्लाइज x × x - 6 + x - 6 = 0, x - 6 कॉमन, x + 1 कॉमन, दैट इम्प्लाइज x = 6 और x = -1, है ना। तो क्या ये डबल हैं, ओबियसली डबल हैं, पहले के रूट्स थे 3 और -हाफ, ये हैं डबल। तो यहाँ से आपने चेक भी कर लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल y² + 3√5/2 y - 5 by factorization method and verify the relation between the zeros and the coefficients of the polynomial। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लिख दो, तो = 0 कर देते हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अभी ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, 2y² + 3√5y माइनस यहाँ पे 10 = 0, क्योंकि 2 यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि ये चेक करते हैं हम लोग, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 20, और यहाँ का साइन देखते हैं माइनस, मतलब कोई भी दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 20 हो जाए और माइनस करके ये वाला आ जाए, ये पार्ट, तो वो देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग अगर ऐसे सोचे 4√5 एंड √5, है ना, 4√5 एंड √5, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 20 है, यस। और 4√5 माइनस √5 करोगे तो क्या 3√5 आ जाएगा, यस। तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पे लिखो 2y² + 4√5y माइनस √5y माइनस 10 = 0, है ना। तो यहाँ पे 2y कॉमन ले लो, तो बचा क्या, y + 2√5, फिर माइनस √5 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, y + 2√5, है ना, = 0। दैट इम्प्लाइज y + 2√5 एक फैक्टर यहाँ आ गया एंड 2y - √5 एक दूसरा आ गया। अब यहाँ से y के ज़ीरो वैल्यूज़ आपके आ गए -2√5 एंड y = √5/2। तो दो ज़ीरोज़ आपको मिल गए फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब आप चेक करो रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़, तो अब ये अल्फ़ा एंड बीटा आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप देखो तो -2√5 + √5/2 विच इज़ -4√5 + √5 इज़ -3√5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया -2√5
इंटू रूट 5/2 विच इज़ -5 है ना। अब आप चेक करो उस इक्वेशन में चेक करो, जो इक्वेशन आपका था y² प्लस 3√5/2y -5 = 0, ये एक इक्वेशन था। इसका -b/a का वैल्यू क्या है, -3√5/2 है क्या, है ना। यस, c/a का वैल्यू क्या है, -5 है ना। तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, यस प्रूव्ड। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, यस ये भी प्रूव्ड है ना। तो वेरीफाई कर दिया रिलेशन आपने। इसको आप कैसे लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3√5/2 विच इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इज -5 विच इज़ इक्वल टू c/a, हैंस प्रूव्ड है ना। ऐसे कैलकुलेट करके आप दिखा दोगे, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। While passing over an iron bridge, Hema noticed that the shape resembles a curve about which she had studied in mathematics. If polynomial x² plus 7x minus 60 represents the curve A, what type of polynomial does the shape of the bridge represent? ये किस टाइप का polynomial है, डिग्री 2 है इसका, दिस इज अ quadratic polynomial है ना। ऑल्सो अगर आप एक तरह से बात करना चाहें तो ये शेप क्या हो गया ब्रिज का, शेप of the bridge is a parabola because quadratic polynomial gives a parabola। तो ये कुछ ऐसा ब्रिज होगा आपका ऑब्वियसली, बिकॉज ये -इन्फिनिटी पे भी +∞ का वैल्यू आएगा, प्लस तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और ब्रिज ऐसा तो दिख नहीं सकता, मतलब ऐसा ही दिखना चाहिए ब्रिज को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द कर्व। अब जीरो निकालना है, तो ये हो गया x² प्लस 7x माइनस 60 = 0, ये आपका इक्वेशन था। दैट इम्प्लाइज ये x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 = 0, x प्लस 12 माइनस 5 x प्लस 12 = 0, दैट इम्प्लाइज x = -12 and x = 5. Thus the zeros of the polynomial फैक्टराइजेशन मेथड, जब कोएफिशिएंट बहुत छोटे होते हैं तो बहुत इजी होता है। अगर कोएफिशिएंट्स बड़े हो जाए तो आपको फैक्टराइजेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। तो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -12 and 5, हो गया। अब इसका एक और पार्ट है ना, बी का सी पार्ट जो है, और दोनों में ओके सॉरी, बी का ही दूसरा पार्ट है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक में सिर्फ जीरोज निकालने बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, मतलब उसमें जीरो भी निकालो और कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन भी करो। इंसान पहला पार्ट ही कर लेगा ना फिर, आई डोंट नो क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसका अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरोज आ रहे हैं आपके -12 + 5 विच इज़ -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आए हैं, -12 × 5 -60 है ना। -b/a क्या है, -7, c/a इज -60, ठीक है। तो सिंस सम ऑफ जीरोस विच इज़ लेट्स से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, लिख ही देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू -b/a which is equal to -7, and alpha into beta is product of zeros equal to c/a which is equal to -60, hence verified। यही तो वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, हो गया, डन। नाउ लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द कर्व एट x = 1। जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है y = 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 -60 विच इज़ 1 + 7 -60 इज़ -52। Thus the value of the polynomial at x = 1 is -52, ठीक है। तो with this we have come to the end of this chapter wise previous year questions, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं दोबारा कुछ ईजी तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगेगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।